कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, किसी भी भाव को सरलता से कैसे मजबूत करें। भाव के ग्रह का सीधा संबंध नक्षत्र से, नक्षत्र का सीधा संबंध जीव से, और जीव का चित्र इस दिशा में। अब किस दिशा में समझते हैं। समझने के लिए एक कुंडली देखिए। पहले समझ लेते हैं, पहले कुंडली को समझ लेते हैं। 8 नंबर लगन में लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक लगन की कुंडली है। दूसरे भाव में जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। ये D1 चार्ट है, इनका लगन है। राहु बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, इनके आगे H साइन लिखा है। ये स्कैनिंग के पैनल का अनुभव है। स्कैनिंग विद्या में तीसरे भाव में राहु आएंगे तो H हो जाएंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे, पावर हाई हो जाएगी। उसके बाद पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो इसी आधार पर इनकी जो चंद्र राशि जो कहलाई जाएगी वो मीन कहलाई जाएगी। प्रार्थना रहेगी, हमेशा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। अब ये जो भी जातक हैं ये अपने डेली नाम बदल सकते हैं। तो जब भी इनको मासिक राशिफल देखना है तो इनको एक क्लियर होना चाहिए, चंद्रमा मेरे यहाँ बैठे हैं और वहाँ पर 12 अंक लिखा हुआ है तो मैं मीन राशि का जातक हूँ। नाम से कोई राशि नहीं होती है। इस भ्रम से ना बाहर आ जाइए, प्रैक्टिकल थोड़ा सा लाइफ जीना प्रारंभ करिए। प्रार्थना रहेगी, यही अप्लाई होगी। 7.5 आएगी, इस पे आएगी, और आप बच नहीं सकते कि नाम हमने दूसरा रखा हुआ, हमारी राशि तो वो है। कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ अप्लाई होनी ही होनी है। उसके बाद 7th हाउस पे आएंगे, शनि है, यहाँ पर H साइन है। शनि भी यहाँ पर स्कैनिंग के पैनल में इनको H साइन मिल गया है, तो पावर बहुत ज़्यादा है। शुक्रदेव अष्टम भाव में हैं और भाग्य स्थान पर 4 नंबर है, कर्क राशि है। और सूर्य बुध वक्री हैं। मंगल L और S। मंगल L का मतलब एक प्रकार से पावर आधी होगी, नीच आप कह सकते हो, और S यानी सेट हो गए हैं, अस्त हो गए हैं। केतु के पास भी H साइन है, और H का मतलब हो गया केतु के पास पावर बहुत ज़्यादा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर आपको कुछ भी मजबूत करना है तो कुंडली में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका भाग्य स्थान। अब स्कैनिंग का अनुभव क्या कहता है, स्कैनिंग में हम कैसे प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले आप इनके केवल और केवल 9th सेक्शन पर ध्यान दीजिए। 9th सेक्शन जो है वहाँ पर 4 नंबर राशि है, उसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ से पीछे बैठे हुए हैं 5th सेक्शन में, त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। अच्छी बात है। अब आपने सबसे पहले यह नोट करना है कि जब भी अमुक भाव का स्वामी अपने भाव में नहीं बैठा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा कम है भाग्य देने के लिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी है ना। किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पर जो 4 ग्रह बैठे हैं इनमें से किसी एक की जिम्मेदारी है। अब वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि सबसे पहले आपने ये जो 5 प्लैनेट हैं, इन 5 प्लैनेट की डिग्री नोट करनी है, किसमें कितनी ज़्यादा ताकत है और क्या इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा की जो डिग्री है वो 4 डिग्री के चंद्रमा बैठे हुए हैं, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वह नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उसके पश्चात आ जाइए, जो 4 ग्रह जो बैठे नवम भाव में, एक एक करके समझिए। मंगल बैठे हुए 26 डिग्री के आश्लेषा नक्षत्र में। सूर्य बैठे हुए 13 डिग्री के पुष्य नक्षत्र में। बुध बैठे हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर 27 डिग्री के आश्लेषा नक्षत्र में।
केतु बैठे हुए हैं मात्र 2 डिग्री के पुनर्वसु नक्षत्र में। अब इसके साथ साथ ये नवम भाव है, यहाँ पर 2 ग्रहों की दृष्टि और पड़ रही है, तो अब उनकी डिग्री भी देखनी ज़रूरी हो जाएगी। और ये स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, ज्योतिषी के साथ इसको विद्या को कंपेयर मत करिएगा, उससे बहुत अलग विद्या है, क्योंकि ये साधना मार्ग से बाहर निकली हुई है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो शनिदेव बैठे हैं 23 डिग्री के वृक्षिरा नक्षत्र में, और राहु बैठे हुए हैं 2 डिग्री के, क्योंकि केतु भी 2 डिग्री के हैं तो दोनों की डिग्री सेम रहती है। तो राहुदेव बैठे हुए हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अब इसके साथ में ये जितने भी मैंने प्लैनेट आपको समझाए हैं, इनके साथ में जीवों के नाम लिखे हुए हैं 2-2 भाग में। जैसे चंद्रमा के साथ गौ, व्याघ्र, मंगल के साथ मार्जार और मूषक, सूर्य के साथ मेष और वानर, बुध के साथ मार्जार और मूषक, केतु के साथ भी मार्जार और मूषक, शनि के साथ सर्प और नकुल, राहु के साथ भी नकुल और सर्प। अब आपने यह नहीं देखना है कि कोई ग्रह वक्री है या अस्त है या नीच है, सिर्फ और सिर्फ आपने ताकत देखनी है। ताकत के आधार पर ये सभी ग्रह अगर आप देख लेते हो तो एक ही ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, और वह ग्रह है बुध। यानी यहाँ पर जो हमारे स्कैनिंग के पैनल का जो अनुभव है, उसके आधार पर इनको भाग्य की प्राप्ति के लिए बुध देव पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, भले इनको पता हो या नहीं पता हो। अब हमारे को करना क्या है, बुध देव को समझना है कि बुध देव यहाँ पर बैठे हैं, बुध देव चंद्रमा से और सूर्य, मंगल और केतु से ज़्यादा सक्षम हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है लेकिन डिग्री कम है, शनि की दृष्टि पड़ रही है लेकिन डिग्री कम है। किस कंपैरिजन में? बुध देव के कंपैरिजन में। अब हमारे को क्या निकला? हमारे को निकला कि बुध देव ही हमारे को भाग्य प्रदान करेंगे। किस आधार पर? इस आधार पर कि बुध देव जहाँ पर बैठे हुए हैं वो नक्षत्र बनता है आश्लेषा, और यहाँ पर जो मार्जार और मूषक लिखा हुआ है यह है इसका जीव, और मूषक है इसकी महावैर योनि। समझ जाइएगा, मतलब महावैर जो जीव है वो है। ये जो जीव है, 2 योनि हैं, इनकी आपस में नहीं बनती है। तो बुध देव का जो नक्षत्र है आश्लेषा, उसको बल देने के लिए हमने क्या करना है, बहुत प्यारी सी फ़ोटो लेके आनी है। किसकी लेके आनी है? कैट की लेके आनी है, बिल्ली की लेके आनी है, कैसे भी रंग के लेके आनी है, बड़ी लेके आओ, छोटी लेके आओ। हमने क्या निकाला है, ये टेक्निक क्या है कि हमने भाग्य को बल प्रदान करना है, इसलिए हमने पहले डिग्री के आधार पर प्लैनेट निकाल लिया, जिनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो भी देख लिया। तो प्लैनेट का जो नक्षत्र है उसका जो जीव है वो बना मार्जार यानी बिल्ली। और हमने ध्यान क्या रख लिया कि महावैर, इसकी किस योनि से महावैर है, किससे बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है? मूषक से यानी चूहे से। अब हमारे को यह देखना है कि यहाँ का जो मूल स्वामी है, मूल स्वामी यानी चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा बैठा हुआ है पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में। चंद्रमा 4 डिग्री का है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, और इसके आगे 2 जीव हैं यानी गौ और व्याघ्र। गौ माता हो गई और व्याघ्र हो गया, शेर हो गया। तो ये दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बैर रहता है इनका बहुत ज़्यादा। तो हमने 2 योनियाँ निकाल ली, 2 जीव निकाल लिए। पहली निकाल ली गौ माता, दूसरी क्या निकाल ली हमने? मार्जार निकाल ली। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि बिल्ली में और गौ माता में क्या किसी प्रकार का बैर है? तो जवाब आएगा नहीं। अपवाद हो सकता है किसी विशिष्ट में, आपसी वो हो सकती है, लेकिन मूल अगर निकाला जाएगा, एवरेज कैलकुलेशन निकाली जाएगी, ये तो नहीं है। वो अपना मस्त रहती हैं तो अपना मस्त रहते हैं। तो नक्षत्र आधार पर आपने 2 चित्र बनवाने हैं। बहुत सुंदर सी गौ माता की फ़ोटो बनवानी है, कामधेनु माता की मिल सकती है, किसी भी रूप में गाय होनी चाहिए, साथ में बछड़ा हो, बछड़ी हो, उनका दुग्ध पान कर रहे हों, किसी भी प्रकार से गौ माता और बिल्ली होनी चाहिए। लेकिन दोनों का चित्र आप अलग अलग ही रखिएगा। यह नहीं कि आपने कहीं से पेंटिंग बनवा ली और
आपने जो पेंटर्स हैं उनसे प्रार्थना करी कि ऐसा चित्र बनाइए जिसमें गौ माता भी आ जाए, बिल्ली भी आ जाए। नहीं, ये आपने नहीं करना, अलग अलग रखने हैं। अब आपने अपने घर में एक ऐसी दीवार देखनी है जो कि पश्चिम दिशा को सूचित करती हो, और उस दीवार के ठीक पीछे किसी भी प्रकार से अगर किचन है तो थोड़ा सा मध्यम, और बाथरूम है तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। यानी पश्चिम दिशा देखनी है, उसके पीछे किसी भी प्रकार से बाथरूम नहीं होना चाहिए, और वो दीवार जो है पूर्णतः सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऊपर ले जाकर बिल्कुल ऊंचे स्थान पर यह देखते हुए कि सबसे पहले फ़ोटो लगेगी गौ माता की, और उसके ठीक नीचे या उसके साथ में आपने फ़ोटो लगानी है। कोई भी प्यारी फ़ोटो मिल जाए, बिल्लियों की मिल जाए, एक सिंगल बिल्ली की मिल जाए, ये लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये स्कैनिंग के पैनल का अनुभव है, स्कैनिंग विद्या का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ऊर्जा रूप में आपके भाग्य स्थान को बल मिलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि बुधदेव वक्री बैठे हुए हैं, तो क्या वक्री भी बैठे हुए हैं तो उनको बैठा रहने दो। यहाँ पर जो नक्षत्र है, हम नक्षत्र के जीव को समझकर उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार हो जाएगा। किस हिसाब से? इस हिसाब से क्योंकि पश्चिम दिशा जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करती है। ध्यान रखिएगा, उसको प्रकाश प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये केवल स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, किसी भी प्रकार से ज्योतिष विद्या के साथ इसको कनेक्ट मत करिएगा, प्रार्थना रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सूर्यदेव भी कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो कृत्रिम राहु भी बन सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मूल मैंने आपको समझा दिया। इसी प्रकार से आपको कोई भी जो लगन कुंडली है उसमें भाग्य स्थान की मजबूती के लिए सबसे पहले प्लैनेट निकालना है, नक्षत्र निकालना है, नक्षत्र के जीव का चार्ट पता होना चाहिए, उस जीव का महावैर किस जीव के साथ है, किनकी आपस में नहीं बनती है, वो पता होना चाहिए। नवम भाव है तो नवम भाव के जो स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, और वो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जीव कौन सा है, वो वाला जीव और जो अमुक ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है, उन दोनों की आपस में क्या है। तो फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता कि फ़ोटो ही लगानी पड़ती तो हम किसकी लगाते, तो हम उसकी लगाते जिसकी डिग्री ज़्यादा है, जो ज़्यादा जिम्मेदार है फल देने के लिए, क्योंकि घर पे ये बैठा हुआ है। उसको अपने घर तक आने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए फल देने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बुधदेव की, क्योंकि वो वहाँ पर हैं, उस सिचुएशन पर मौजूद हैं। तो ये रूल अप्लाई करिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और क्या करना है, कितने लंबे समय तक फ़ोटो लगा के रखनी है, लगा के ही रखिएगा अगर आप चाहते हो भाग्य का साथ मिलता रहे, क्योंकि स्कैनिंग के पैनल की कैलकुलेशन है, प्योर मेटाफिजिक्स है। इसमें ये टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं होती है, बिजनेस नहीं है कि इतने दिन करना है, कब करना है, क्या वैलिडिटी है। ये बिगड़ा हुआ माहौल और लोगों तक ही सीमित रहने दीजिए। हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। आपको लगातार फ़ायदा चाहिए तो आप लगा के रखिए, और एक शोभा भी बढ़ जाएगी उस जगह की, उस कॉर्नर की। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसा मत करिएगा कि मान लीजिए कि भगवान कृष्ण की फ़ोटो है और उसमें गौ माता है, तो हम इसलिए लेके नहीं आए कि उसमें भगवान थे और आपने गौ माता के लिए बोला था। नहीं, ऐसा मत करिएगा। ऐसा भगवान को ही हटा दोगे और गौ माता को आगे रख दोगे, ये बात ठीक नहीं है। मैंने प्रार्थना यह करी कि दोनों फ़ोटो को एक साथ मत मिलाइएगा। कोई अगर आप सीनरी बनवाते हैं कहीं से, जैसे मान लीजिए आप खुद आर्टिस्ट हैं और आप खुद बना के लगा देते, तो दोनों को अलग रखिएगा, प्रार्थना रहेगी। और पश्चिम दिशा में वाइट रंग होना बड़ा ज़रूरी है, पीछे बाथरूम नहीं होना चाहिए, फिर आपको दूसरा पश्चिम की दीवार देखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे लगाइएगा, लैडर वगैरह लगा के थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर, और उससे ऊर्जा का प्रभाव बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी सूक्ष्म जगत की कैलकुलेशंस हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो कुछ ही महीनों में जो है बहुत ज़्यादा विस्तार को प्राप्त होंगे। इसका किसी भी प्रकार से किसी महादशा का, जन्म नक्षत्र का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ भाग्य को बल देने के लिए कैलकुलेशन आपके लिए प्रार्थना करी जा रही है। तो ये हो गया हमारा वर्तमान विषय। हम मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय।
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं